नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हम एनालिटिक फंक्शन हमने स्टार्ट किया था विश्लेषिक फलन, और मैंने आपको बता दिया था कि विश्लेषिक फलन होता क्या है। सबसे पहले तो आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। विश्लेषिक फलन की डेफिनेशन मैंने यही बताई थी कि कोई आपका फलन है किसी समतल के अंदर, यानी जो प्रांत डी आप ले रहे हैं उसके प्रत्येक बिंदु पर अगर अवकलनीय है तो वो फंक्शन आपका विश्लेषिक फलन कहलाएगा, एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। एक दो हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे, लेकिन वो तो देखिए आपको देखना पड़ रहा था कि इस पर प्रत्येक बिंदु में या उसके प्रत्येक कम से कम एक प्रतिवेश के अंदर वो अवकलनीय है या नहीं। लेकिन अब एक शॉर्ट तरीका कि आप जिससे डायरेक्ट आप बता सकते हैं, यानी वो फॉर्मूला लगाकर कि हाँ ये विश्लेषिक होगा, ये विश्लेषिक नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि निम्न में से बताइए कि विश्लेषिक फलन है या नहीं। ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित फंक्शन आपका विश्लेषिक है या नहीं, और आपको फलन का मान भी पूछ सकता है। तो अगर विश्लेषिक है तो फलन fz का मान कितना होगा। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेसेसरी कंडीशन, देखिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध आएगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो एक तो आवश्यक होती है कि जो जरूरी हो, और पर्याप्त यानी कि उसके बाद कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो दो जगह तो आपको चेक करना पड़ेगा। एक तो नेसेसरी यानी ये तो होनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशन का अर्थ होता है ये तो कंडीशन होनी चाहिए, और सफिशिएंट जो पर्याप्त होती है बस उसके बाद चेक नहीं करना, ये पर्याप्त होता है। तो देखिए नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ठीक है, आवश्यक एवं पर्याप्त। बिल्कुल सिंपल है भाई, आवश्यक एवं पर्याप्त, केवल मात्र फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो आपको पता होगा कि आपने जो फंक्शन है फलन fz किस प्रकार माना है, fz बराबर किस रूप में, u x y प्लस का आयोटा x v x y। यही तो आपने पढ़ा है कि किसी फलन z को आप u और v के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर u तो वास्तविक पार्ट हो जाएगा और v क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट, या फिर आप उसे काल्पनिक पार्ट भी कह सकते हैं। तो आप किसी फंक्शन को fz बराबर u और v के रूप में आप उसे लिख सकते हैं। अब किसी प्रांत d के अंदर ये विश्लेषिक होने के लिए इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि डेल, अब अगर आप इसका देखिए आंशिक अवकलन कर रहे हैं u के सापेक्ष, तो डेल u अपॉन डेल x बराबर होना चाहिए किसके, डेल v अपॉन डेल x, तथा इसके साथ साथ डेल, इस बार आंशिक अवकलन कर दो y के सापेक्ष, डेल u अपॉन डेल y बराबर होना चाहिए माइनस का डेल v अपॉन डेल x, सॉरी ये y के सापेक्ष होगा, ठीक है, यानी डेल u अपॉन डेल x। एक बार तो u के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो वो आपका बराबर होना चाहिए डेल v अपॉन डेल y के सापेक्ष आप फंक्शन का आंशिक अवकलन कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को ना, यानी u और v की अलग अलग तुलना कराकर पहले तो इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो, वो बराबर होना चाहिए जो v का आप करेंगे y के सापेक्ष, उसके अगर बराबर है ये कंडीशन। दूसरा क्या कहता है, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो u का, उसका मान माइनस डेल v अपॉन डेल x के बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, नेसेसरी होगी। अभी ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं आई है, ये कंडीशन केवल मात्र नेसेसरी है, आवश्यक है, ये तो होना चाहिए। कहते हैं ना कि ये शर्त आपके लिए आवश्यक है, ये शर्त तो आपको पूरी करनी है, उसके बाद आप आगे कर सकते हैं। एक मिनट, शायद खिड़की बंद कर देता हूं मैं, थोड़ा सा फ्लश गिर रहा है। अब शायद सही है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई नेसेसरी कंडीशन। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे और आप अच्छे से इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी एक लाइन के रूप में आप लिख लीजिए कि कैसे, और इसे ही आप कॉची-रीमान समीकरण संतुष्ट करना कहते हैं। कॉची-रीमान समीकरण संतुष्ट है, यही आपकी क्या होती है, कॉची-रीमान समीकरण। और ये कॉची-रीमान अगर समीकरण को संतुष्ट करता है कोई भी फंक्शन आपके पास, तो वह फलन आपका नेसेसरी कंडीशन होगी विश्लेषिक होने के लिए। अब ये विश्लेषिक होने के लिए हम यही चेक करेंगे यहाँ पर, अब ये सीधा डायरेक्ट हम क्वेश्चन मिलेगा उसके अंदर ये चेक करेंगे। तो ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है। देखिए नोट्स इसके आपको मिल जाएंगे, नोट्सों के अंदर पूरी प्रॉपर लैंग्वेज लिख रखी है, यहाँ पर मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये तो हो गई आपकी नेसेसरी। उसके बाद हम बात करते हैं सफिशिएंट कंडीशन। और नोट देखिए, कोई नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो उनको बता दूँ, नोट से टेलीग्राम चैनल पर अपने मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम, जो अपने चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल का, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है गांधी नॉलेज बैंक। और करीब करीब उसके अंदर
3000 के करीब स्टूडेंट्स जुड़ने वाले हैं, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा भी आपको मिल सकता है, वो शायद किसी ने फेक बना रखा होगा, देख लीजिएगा अच्छे से। अब देखो, अब बात करते हैं पर्याप्त प्रतिबंध की। अब पर्याप्त प्रतिबंध के अंदर तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। पर्याप्त प्रतिबंध या फिर आप कह सकते हैं सफिशिएंट कंडीशन, इसके अंदर तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस इतना चेक करना है आपको कि जो फलन आपने लिया है और उसका जो आप u और v का आंशिक अवकलज निकाल रहे हैं वो अगर सतत है, u और v का जो आंशिक अवकलज आप ज्ञात कर रहे हैं अगर वो सतत है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी के बारे में पहले ही हम पढ़ चुके हैं, तो अगर कोई फंक्शन आपका सतत है, कंटिन्यूअस है, तो आप कह सकते हैं कि उसकी सफिशिएंट कंडीशन होगी। लास्ट में बस यही चेक करना है कि वो फंक्शन सतत होना चाहिए। एक तो आवश्यक है जिसके अंदर आप डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर डेल v अपॉन डेल वाई ये चेक करेंगे, और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, डेल u अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल v अपॉन डेल एक्स। तो एक तो आवश्यक कंडीशन होगी, और ये जो क्या होगी, सफिशिएंट कंडीशन होगी। कौन सी वाली, कि यदि u और v के आंशिक अवकलज यदि नहीं u और v के आंशिक अवकलज पार्शियल डेरिवेटिव आप निकालेंगे। आंशिक अवकलज क्या होने चाहिए, आंशिक अवकलज सतत है तथा निम्न कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करते हैं। निम्न कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करते हैं, और निम्न कोशी-रीमान समीकरण अगर संतुष्ट करते हैं तो वे क्या कहलाएंगे। और कोशी-रीमान समीकरण आपको पता है क्या होती है, डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर डेल v अपॉन डेल वाई, और ये दूसरी डेल u अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल v अपॉन डेल एक्स। अगर ये समीकरण आपकी संतुष्ट होती है तो ये कंडीशन कौन सी होगी, सफिशिएंट, पर्याप्त कंडीशन है ये। इसके बाद और कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इसको भी लिख लो। फिर आगे सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, भाई। डायरेक्ट ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं अब सीधा। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपको दिया है कि एफ जेड बराबर जेड क्यूब, एफ जेड बराबर जेड क्यूब विश्लेषिक फलन है, ये पूछा है आपसे। प्रूफ करना है आपको विश्लेषिक फलन है या नहीं। अब देखो आपको पता होना चाहिए, चूंकि देखिए एफ जेड बराबर जेड क्यूब देर का है, तो जेड बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, चूंकि जेड बराबर एक्स प्लस का आयोटा वाई। अब आप देखिए एफ जेड का मान निकालेंगे तो उस रूप में हम कन्वर्ट करेंगे, पहले एक्स प्लस आयोटा वाई की क्यूब होगा। अब क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है। और वैसे एक वीडियो भी आ रहा था, देखिए कुछ दिनों से लगातार चल रहा है, कोई न्यूज़ रिपोर्टर किसी स्टूडेंट से पूछता है कि आपको मैथमेटिक्स आती है, तो वो हाँ आती है, हमें फॉर्मूले याद हैं। तो उसमें उसने ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला पूछा, तो उसने बताया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है कि, तो ऐसा नहीं करना आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सीधा डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वही आपको बताना है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, वाई के साथ क्या है आयोटा वाई क्यूब। ठीक है, उसके बाद 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई, तो देखिए 3x स्क्वायर और वाई की जगह क्या है आयोटा वाई, तो आयोटा वाई आ गया। उसके बाद प्लस का ही, देखिए प्लस का ही क्या आएगा 3y स्क्वायर एक्स, प्लस का 3x और वाई स्क्वायर इसका करना है, तो यानी आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जो मान आएंगे उसको हम सोल्व करते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ आएगी।
देखिए एक्स क्यूब प्लस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा वाई, और उसके बाद अब जो मान आते हैं उसको हम संतुष्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ये ठीक है, ये तो आयोटा क्यूब हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस का आयोटा। ठीक है, तो इनको हम सोल्व करते हैं। देखिए क्या आएगा, एक्स क्यूब यहाँ कितना आएगा माइनस का आयोटा वाई क्यूब, और उसके बाद इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3x स्क्वायर आयोटा वाई, यहाँ पर ऐसा कैसा आ गया, और यहाँ देखिए क्या आएगा माइनस का 3x वाई स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1। अब जहाँ पर देखिए आयोटा वालों को एक जगह रख लो और जो सीधे फंक्शन है रियल फंक्शन है उनको एक जगह रख लो, तो यहाँ पर रखेंगे देखिए एक्स क्यूब माइनस का 3x वाई स्क्वायर, तो एक फंक्शन तो यहाँ बन गया, और यहाँ पर देखिए आपका यहाँ आयोटा वाला बनेगा, तो प्लस का 3 आयोटा बाहर निकाल लिया 3x स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब, तो ये आपके पास फंक्शन बन गया fz बराबर। अब आप इससे तुलना कर सकते हैं किसकी, जो हमने बताया था कि u और v की तुलना करनी है और u और v के मान निकालने हैं, तो यहाँ से आप u और v के मान निकाल सकते हैं। देखिए क्या आएगा, u बराबर तुलना करेंगे तो u बराबर हो गया एक्स क्यूब जो रियल पार्ट है 3x वाई स्क्वायर, और v बराबर क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से 3x स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब, तो ये आपके पास v बराबर हो गया। u बराबर है एक्स क्यूब माइनस का 3x वाई स्क्वायर, और v बराबर है 3x स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब। अब देखो विश्लेषिक फलन ज्ञात करने के लिए जो कौशी रीमान समीकरण मैंने आपको बताई थी कि कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करनी चाहिए, तो कौशी रीमान समीकरण आपको पता है क्या होती है, वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी, वही कौशी रीमान, कुछ नहीं बदला। तो देखो थोड़ा सा ऊपर करते हैं इस वाले पार्ट को यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले क्या निकालना है, u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो, डेल u अपॉन, कुछ चीज़ें आपको मैं याद भी कराऊंगा क्योंकि कई क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट वो चीज़ें याद रखो कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा। तो देखिए प्रूफ करने का कोई मतलब नहीं बनता है उन चीज़ों को, तो डेल u अपॉन डेल x बराबर हो जाएगा, देखिए इसका x के सापेक्ष करेंगे तो 3x स्क्वायर, और इसका x के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का 3y स्क्वायर, यही आएगा 3x स्क्वायर और y स्क्वायर, और एक और आप डेल u का y के सापेक्ष भी निकाल लीजिए, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन ज्ञात करेंगे तो ये 0 हो गया, इसका निकालेंगे तो माइनस का 6xy, माइनस का 6xy, तो एक तो ये निकल गया। दूसरा डेल v अपॉन डेल x निकालिए, x के सापेक्ष v का कीजिए, तो इसका करेंगे तो 6xy आएगा, देखिए y क्या हो जाएगा 0, तो 6xy हो गया, और इसका y के सापेक्ष भी करें, y के सापेक्ष, तो यहाँ पर देखिए y के सापेक्ष करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर, तो ये आ गया। अब देखो कौशी रीमान समीकरण अगर आपको पता है तो आप देख पा रहे होंगे अच्छे से आराम से कि आपका क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है और ये फंक्शन आपका विश्लेषिक तो आ चुका है। देखिए कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट कर चुका है, विश्लेषिक के लिए और भी हमें चीज़ें देखनी है। तो देखिए यहाँ पर चूंकि डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर, देखिए डेल u अपॉन डेल एक्स क्या डेल u v अपॉन डेल y के बराबर है, बिल्कुल देखिए दोनों मान देखिए बराबर है ना, तो डेल v अपॉन डेल y। दूसरा कि डेल u अपॉन डेल y, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन u का बराबर होना चाहिए माइनस का डेल v अपॉन डेल x। देखो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस नहीं है, देखिए दोनों बराबर है ना, देखो माइनस का फर्क है दोनों के अंदर, तो यानी ये क्या करता है, कौशी रीमान समीकरण, कौशी रीमान समीकरण, रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। क्या करता है, कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। तो ये तो कौशी रीमान समीकरण तो संतुष्ट करता है, तो ये तो पहली आपकी नेसेसरी कंडीशन होगी। सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, सफिशिएंट कंडीशन होती है कि देखिए आपका जो ये फंक्शन है वो सतत भी होना चाहिए, इसके अवकलज। तो आप देख सकते हैं आराम से अच्छे तरीके से कि जो ये सारे फंक्शन हैं इसके आंशिक जो अवकलज हैं वो सारे के सारे बहुपद फलन हैं, और हमने पहले भी ये बात की थी कि बहुपद फलन है वो सर्वत्र सतत होते हैं, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। तो बहुपद फलन क्या होते हैं, सर्वत्र सतत, तो आप लिख सकते हैं बहुपद फलन सर्वत्र सतत होते हैं, सर्वत्र सतत होते हैं। तो यानी आप कह सकते हैं अर्थात fz क्या होगा, अतः fz एक विश्लेषिक फलन है, एक ये से
एग्जाम के अंदर नहीं लिखना, ये तो आपके नोट्स के लिए कर रहा हूँ मैं। अतः एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है। एग्जाम के अंदर तो ऐसा थोड़ी ना करोगे, एग्जाम के अंदर तो डायरेक्ट हाँ बस ये निकाल दिया कौशी-रीमान समीकरण और ये बहुपद दिख गया तो डायरेक्ट आपको तो ऐसे क्लिक करना है कि हाँ जी ये तो हमारा विश्लेषिक हो गया, या फिर गोला काला करना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। एक देखिए आपकी जो गोखरू वाली बुकें हैं उनमें से क्वेश्चन मैं करवाता हूँ लगभग, देखिए वहीं से सेम टू सेम चीज़ें उठ जाती हैं, क्वेश्चन भी चेंज नहीं होता। क्वेश्चन देखिए, आपको दिखाना है एफ जेड बराबर ई की पावर जेड विश्लेषिक फलन है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर दे रखा है भैया, लगभग बुकों से ही क्वेश्चन उठेंगे। तो मैं कोशिश करता हूं कि सारे आपकी बुकों के अंदर जितने क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो सारे आप तक पहुंचा सकूं, और आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुकें जो ओरिजिनल बुकें आपकी लगती हैं वो मार्केट से ज़रूर परचेज करें भाई, उनमें से एक भी क्वेश्चन चेंज नहीं होगा बीएससी लेवल पर। तो बीएससी लेवल पर क्योंकि क्वेश्चन इतने संख्याओं में कमी होती है बीएससी में, तो आप अगर वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ से उठते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम करते हैं चर्चाएं। तो देखिए ई की पावर जेड को आप क्या लिख सकते हैं, एफ जेड बराबर ई की पावर एक्स प्लस का आयोटा वाई, ठीक है। यहाँ से आप तुलना कर सकते हैं, देखिए अलग अलग लिख लीजिए, ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर आयोटा वाई, ठीक है। और ई की पावर आयोटा वाई को भी आप लिख सकते हैं क्या, देखिए आपको पता होगा ई की पावर एक्स और इसकी ई की पावर आयोटा वाई को देखिए आप कोस और साइन के अंदर लिख सकते हैं, कोस वाई प्लस का आयोटा साइन वाई। देखिए कहाँ दिक्कत है, तो यानी आप तुलना करेंगे तो आपको मान मिल गया। अगर आप यहाँ पर गुणा करवाते हैं अंदर तो ई की पावर एक्स कोस वाई, तो ये तो आपका u हो गया प्लस आयोटा ई की पावर एक्स साइन वाई। तो आप देख सकते हैं आराम से कि अगर आप तुलना करते हैं, तुलना करने पर तो u का मान जो आपका रियल नंबर है, रियल क्या है देखो, वास्तविक भाग, वास्तविक भाग तो यही है इस मिश्र संख्या के अंदर, और काल्पनिक भाग v बराबर ई की पावर एक्स साइन वाई। तो ये तो आपने निकाल लिया। अब क्या करना है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, केवल मात्र x के सापेक्ष इसका कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करानी है। और आप कह सकते हैं जो e की पावर x के रूप में जो फंक्शन होते हैं, a की पावर x के रूप में जो फंक्शन होते हैं वो आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि वो सर्वत्र सतत होते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर काम आती है, तो मैंने थोड़े आपको बताया था कि ये चीज़ें आपको याद रखनी है, तो यहाँ पर ये चीज़ें काम आ जाएंगी। तो देखिए वही तरीका सेम टू सेम आगे तो कर लेंगे, डेल u अपॉन डेल x निकाल लो, ये बराबर होगा डेल v अपॉन डेल y के, ये हो गया एक, और दूसरा डेल आपका u अपॉन डेल y बराबर होगा माइनस का डेल v अपॉन डेल x के। तो ये दोनों आपको निकालने हैं और फिर ये कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट कर जाएंगे। कौशी-रीमान समीकरण क्या होगी, संतुष्ट हो जाएगी। तो ये संतुष्ट होने के बाद आपको पता है e की पावर x क्या होता है, सतत होता है, e की पावर x सर्वत्र सतत है। अतः कह सकते हैं कि जो आपका एफ जेड है, एफ जेड बराबर ई की पावर जेड विश्लेषिक होगा। क्या होगा, शाबाश, विश्लेषिक होगा। बस एक फर्स्ट ग्रेड 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है भाई, फर्स्ट ग्रेड 2011 के अंदर करवा देता हूं आपको मैं, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है अभी भी। फर्स्ट ग्रेड 2011 के अंदर फर्स्ट ग्रेड 2011 क्वेश्चन देखना क्या था। फर्स्ट ग्रेड 2011 क्वेश्चन इस प्रकार, देखिए एफ जेड बराबर आपको दिया है 2 आयोटा वाई। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, किस बिंदु पर विश्लेषिक फलन है, किस बिंदु पर विश्लेषिक फलन है।
ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए हैं कुछ इस प्रकार, नंबर 1 z बराबर 1, दूसरा है z बराबर 2, तीसरा है z बराबर 0 और z बराबर 0 और चौथा है कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। ठीक, अब देखिए ये आपको फंक्शन देर का है, तो इस पर आप देख सकते हैं कि आपको जो काल्पनिक पार्ट है वो देर का है, काल्पनिक पार्ट देर का है। तो एफ बराबर तुलना करते हैं, तो आप एफ बराबर क्या है, देखिए आप लिख सकते हैं 0 प्लस का 2 आयोटा वाई, यानी जो u और v के रूप में लिख रहे हैं, तो u बराबर क्या है आपका 0 और v बराबर क्या है 2y। अब देखिए इसका x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, इसका आप अगर y के सापेक्ष करते हैं तो भी क्या आएगा 0 आएगा, लेकिन इसका देखिए डेल v अपॉन डेल x करेंगे तो ये मान 0 आएगा, लेकिन डेल v अपॉन डेल y करेंगे, डेल v अपॉन डेल y करेंगे तो ये इसका मान 2 आएगा। तो क्या ये समीकरण कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करता है क्या? देखिए कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट नहीं करेगा। अगर सभी 0 आ जाते, अगर इसका भी मान 0 आ जाता तो अलग बात थी, लेकिन अब इसका मान बाकी सारे 0 हैं, ये एक अकेला 2 है, तो कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट कैसे करेगा? देखिए क्यों नहीं करेगा, क्योंकि डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल v अपॉन डेल y के, तो नहीं, देखिए y के बराबर है क्या, ये इसका मान 0 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, तो लिख सकते हैं अतः कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट नहीं करता है। तो अतः ये अविश्लेषिक होगा क्या? अतः ये कहीं भी विश्लेषिक नहीं होगा, कहीं पर भी विश्लेषिक नहीं होगा, लाइन लिख सकते हैं, अतः यह कहीं भी विश्लेषिक नहीं होगा, सीधी सी बात है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो एक लाइन आपको नोट लगा कर लिखनी है और याद रखनी है इसको, नोट का मतलब है इसको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम के अंदर सीधा का सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। प्रूफ मैंने नोटबुक के अंदर 3 पेज के अंदर कर रखा है, किसी को देखना है प्रूफ कैसे होगा तो आप नोट्स के अंदर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको केवल मात्र देखिए लाइन ही याद रखनी है, ऐसा ही एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप याद भी रखना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर निश्चित क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस बुक के अंदर, हमेशा यही 5-7 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना भाई। देखिए नोट लगाकर एक लाइन लिखनी है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। क्या है नोट, देखिए कि एफ जेड बराबर आपको दिया है अंडर रूट के अंदर, ध्यान से, मापांक एक्स वाई, मूल बिंदु पर कोशी-रीमान समीकरण, मूल बिंदु पर कोशी-रीमान समीकरण, कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करता है, मूल बिंदु पर कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करता है, परंतु मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, परंतु मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है। विश्लेषिक तो सीधी सी बात है नहीं होगा, क्योंकि ये सतत नहीं है, ये फंक्शन सर्वत्र सतत नहीं होगा, उस प्रांत के अंदर कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट जरूर कर जाएगा मूल बिंदु पर, लेकिन सतत ये नहीं होगा। तो आप आराम से मूल बिंदु लेकर इसको समीकरण को प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना कोई जरूरी नहीं है, तो आप इस चीज़ को बस याद रखना, ठीक है, कि मूल बिंदु पर कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद कोशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कोशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। तो इस लाइन को आप लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, चलिए
एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। क्वेश्चन देखिएगा, कुछ ऐसा आपको दिया है, फंक्शन दिया है एफ जेड बराबर एक्स वाई प्लस का आयोटा वाई विश्लेषिक है या नहीं। विश्लेषिक देखिए क्वेश्चन है कि एफ जेड बराबर एक्स वाई प्लस का आयोटा वाई विश्लेषिक है या नहीं, ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, वही तरीका हमारे पास, तो और कोई मेथड ही नहीं है प्रूफ करने का। तो क्या है आपके पास तरीका, देखिए वही सेम टू सेम कि एफ जेड बराबर आपको इससे तुलना करनी है कि u प्लस का आयोटा v के रूप में आपको मान दिया है या नहीं। तो इस रूप में देखिए समीकरण बन रही है आपकी, तो ये तुलना करेंगे तो u बराबर आपके पास क्या हो गया एक्स वाई, और v बराबर आप देखें तो आपके पास y हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट कराते हैं। तो डेल u अपॉन डेल एक्स, पहले तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो आपके पास y आ गया। अगर डेल u अपॉन डेल y करते हैं तो आपके पास x आ गया, सीधी सी बात है। अगर आप v का निकालते हैं, डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल v अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो ये क्या आएगा 0 आएगा। डेल v अपॉन डेल y निकालेंगे तो ये आपके पास 1 आएगा। तो बताओ क्या ये कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट कर सकता है क्या। देखिए साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये कहीं भी आपका कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट नहीं करेगा, किसी भी बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं अतः, देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल v अपॉन डेल y के, लेकिन ये y है, ये 1 है, बराबर है क्या y बराबर 1 नहीं है। तो अतः यह कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अतः यह कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, को संतुष्ट नहीं करता है। तो आप क्या कह सकते हैं, अतः यह कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो अतः यह किसी भी बिंदु पर, अतः यह किसी भी बिंदु पर विश्लेषिक नहीं होगा, किसी भी बिंदु पर विश्लेषिक होगा क्या, नहीं होगा, विश्लेषिक नहीं है। तो ये आपके पास हो गया भाई, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ कर करनी है। तो चलिए, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा सेकंड ग्रेड का कोर्स आपके लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। नोट्स आपके लिए आ रहे हैं, लगातार क्लासेस जैसी होती है तो उसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए, टेस्ट भी मैंने बहुत सारे टॉपिकों को ले रखे हैं, तो अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।